ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। आरा में बेखौफ बदमाशों ने लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। लड़की को सिर में गंभीर चोट आई है। डायल 112 की टीम ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। लड़की पैसेंजर ट्रेन से पीरो से आरा आ रही थी। ट्रेन आरा पहुंचने ही वाली थी कि बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उससे धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया। हालांकि रेलवे पुलिस से ट्रेन से धक्का देने की बात से इनकार कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही लड़की का मोबाइल मिला है। हाल के दिनों में आरा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनने की घटनाएं बढ़ी हैं। तो लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन लड़की ने जो बयान दिया है, मोबाइल छीनने के दौरान ये धक्का दिया गया, लड़की गिर पड़ी, लड़की को सिर में गंभीर चोट लगी है। मैं अंदर थे, जब गाड़ी रुकने वाली थी उसको पीछे से कोई धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद में नीचे कोई था, उसके उसी के कंटेक्ट कौन था पता नहीं, वो मोबाइल लिया। फेंकने की सूचना नहीं है, वो चोट छीना और धक्का लगने के कारण, जैसा कि उन्होंने बताया। ट्रैक पर या ट्रेन में? नहीं, ट्रेन में है। ट्रेन स्लो हो गई थी और उसी क्रम में ऐसा हुआ। और चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, हुआ क्या, पूरी घटना क्या है? पुलिस हालांकि धक्का देने से इनकार कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला आरा जो सासाराम आरा ये रेलवे ट्रैक उससे जुड़ा हुआ है, जहाँ की उक्त जो लड़की भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की निवासी बताई जा रही है। वो संयुक्त दवा लेने के लिए आरा पहुंच रही थी ट्रेन में सवार होकर के, लेकिन जैसे ही ट्रेन आरा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, करीब पश्चिमी जो रेलवे ओवर ब्रिज है वहां पर अचानक एक जो चक्का है मोबाइल छिनतई करने वाला गिरोह का सदस्य है, उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद उसने लड़की को धक्का दे दिया और चलती ट्रेन से लड़की नीचे गिर पड़ी। घटना के बाद जो दूसरा साथी उसका नीचे मौजूद था, वो लड़की का मोबाइल लेकर के फरार हो गया और काफी देर तक, तकरीबन 20 मिनट तक रेलवे ट्रैक पर लड़की छटपटाती रही। बाद में स्थानीय लोगों ने इसको सूचना डायल 112 को दी और मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने उसको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां की उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि रेलवे पुलिस के द्वारा इस बात से इनकार किया जा रहा है कि लड़की को धक्का दिया गया है, लेकिन जो लड़की ने बताया, उसके परिवार वालों ने बताया, उसके अनुसार मोबाइल छीनने के दौरान जब वो सफल नहीं हो सके उछलते, उसके बाद उन लोगों ने लड़की को धक्का दे दिया। हालांकि आने ये कई दिनों से जो घटनाएं हैं मोबाइल छिनतई की, वो लगातार इस ट्रेन पर बढ़ी है। हालांकि पुलिस जरूर दावे करती है कि इसमें छिनतई की, मोबाइल छिनतई की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ये जो घटना घटी है कहीं न कहीं से रेलवे सुरक्षा को लेकर के कई सवाल पैदा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो लड़की की स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज आरा के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस उन उक्षकों का पता नहीं लगा पाई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां लाल बेगिया नदी से एक युवती का शव मिला है। शव को देखकर के ये लग रहा है कि हत्या के बाद अपराधियों ने चेहरे को तेजाब से जला दिया और शव को नदी में फेंक दिया। लड़की लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली है। बताया ये जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर के मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला सामने आया है। लड़की की पहले हत्या की गई, उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया और उसके बाद उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बड़ी खबर आपको इसी बीच मोतिहारी से बता रहे हैं, पुलिस अब आगे की छानबीन कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। बता दें आपको कि लाल बेगिया नदी से एक युवती का शव बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ मोतिहारी से अनीश कुमार सिंह हमारे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई तेज कर दी गई है, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है या किसी और मामले को लेकर के हत्या की गई? हाँ बिल्कुल, देखिए ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा ही मामला है और पिछले 2 दिनों से लड़की जो है वो गुम थी, इसकी शिकायत भी दर्ज की गई थी और लड़की का शव मोतिहारी के ललबेगिया नदी में तैरते हुए मिला है। जब शव को पुलिस के द्वारा निकाला गया तो उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। तो उस स्थिति में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसको किसी चीज से जलाकर मारा गया है या तो तेजाब उसके चेहरे पे डाला गया है, क्योंकि चेहरे से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी।
लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जानकारी दी पुलिस को, और पुलिस जब पूरी जांच की तो पता चला कि बगल में ही ललबेगिया नदी के बगल में ही लक्ष्मीपुर गांव है, वहीं की जो है नीति कुमारी नाम है, और नीति कुमारी का वो शव है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे, तो अनुमान लग रहा है कि तेजाब से या कोई अन्य चीज से ये चेहरे को जलाया गया था ताकि चेहरे की पहचान नहीं हो सके, और हत्यारे ने शव को नदी में फेंक दिया था। तो नदी में तैरता हुआ शव जो है लोगों ने देखा, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, शव को नदी से बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई। ठीक है अवनीश, बिल्कुल, और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर के नवगछिया में बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हड़िया पट्टी में विनय कुमार गुप्ता किराना दुकान चलाते थे। विनय कुमार को अपराधियों ने कई गोलियां मारी। आसपास के लोग विनय के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो नवगछिया में कारोबारी की हत्या कर दी गई। हालांकि लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी मौत हो गई। और ये तस्वीर सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बाकरगंज में बमबाजी का मामला सामने आया है। बम ब्लास्ट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ब्लास्ट और उसके बाद की तस्वीर भी सामने आई है। वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुट में बमबाजी का यह आरोप है। आपको बता दें कि आरोपियों का अब तक सुराग नहीं मिला है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज जो सामने आया है उसमें ब्लास्ट और उसके बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुट में बमबाजी हुई। और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब अपराधी बात बात में बमबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बमबाजी की ये वारदात बाकरगंज इलाके की सामने आई, जहां 2 गुटों में झड़प के बाद बमबाजी हुई थी, जिसमें एक बच्ची जख्मी हो गई है। बाकरगंज में बमबाजी से दहशत, वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में झड़प और झड़प के बाद बमबाजी में एक बच्ची घायल। बमबाजों की गिरफ्तारी कब? खौफ और दहशत की ये तस्वीरें राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके की है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद बमबाजी हुई, जिसमें एक 6 साल की बच्ची जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ब्लास्ट की खबर मिलते ही पीर बहोर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। बाकरगंज का जो कमरू पासी गली है, उसमें 2 बम के विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन करते हुए जो SHO पीर बहोर है उनके द्वारा पता किया गया और एक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया, जिसमें ये सत्यापित हुई है बात। एक छोटी बच्ची को कुछ मामूली चोट इसमें लगने की बात दिखी है। और जानकारी के अनुसार बाकरगंज में कमरू पासी गली में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरे पक्ष पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान एक बच्ची घायल हो गई, जो अभी खतरे से बाहर है। राजधानी पटना को अपराधियों ने एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। यह तस्वीर है बाकरगंज इलाके की और यहाँ पर रविवार की रात 2 अपराधी गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई और इसमें एक गुट ने ताबड़तोड़ बमबाजी की और 2 बम ब्लास्ट किया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना नहीं दी और इसके बाद पुलिस अपने इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो इसमें एक्यूज हैं, जो कल्पिट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिशों में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी पटना की विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। अब सवाल ये है कि क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? अगर नहीं तो अपराधी पटना में बम लेकर कैसे आए? पुलिस बमबाजों की गिरफ्तारी कब करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और बाकरगंज इलाके की जनता पुलिस से इन सवालों के जवाब मांग रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक बमबाजी की गुत्थी को सुलझाती है, आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और अपनी साख बचाती है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच राज्य से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां राजधानी में साधु के भेष में ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। 3 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राह चलते लोगों से ठगी करते थे ये लोग। पुलिस कर्मियों को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया। दिल्ली के रहने वाले हैं सभी आरोपी। आपको बता दें कि आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां साधु की भेष में राजधानी में कुछ जो युवक हैं वो ठगी करते थे और राह चलते लोगों से ठगी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। कई पुलिस वालों पर भी इन्होंने इस हथकंडे को अपनाया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला और पंचायत सचिव और बीएलओ की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। 10 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। 4413 लोग पर मामला दर्ज किया गया है। रांची से साइबर एक्सपर्ट की टीम पहुंची है। कई प्रज्ञा केंद्र के कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। 3000 से अधिक प्रमाण पत्र बनाए गए थे। एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। चाकुलिया में 3000 से अधिक मुस्लिम बच्चों का प्रमाण पत्र बना था। गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। मटिया बांधी पंचायत से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है। तो देखिए, गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन जो प्रमाण पत्र बनता है वो 3000 से अधिक मुस्लिम बच्चों का प्रमाण पत्र बनता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। और न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में एक्शन भी हुआ है। पंचायत सचिव और बीएलओ की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। 10 से अधिक लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। 4413 लोग पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी बीच वैशाली से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भीषण हादसे में 3 युवक की मौत हो गई है। एक ही घर के 3 युवक की मौत हुई है। बहन की शादी से पहले भाइयों की मौत हुई है। शादी के घर में मातम पसर गया। आपको बता दें कि चांदपुरा के रसूलपुर गांव का ये हादसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां शादी के घर में मातम पसर गया है। एक ही परिवार के 3 युवक की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत हो गई है। बहन की शादी थी और बहन की शादी से पहले ही भाइयों की मौत हो गई। नवादा पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नवादा जिले में बीते दिनों लूट की 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। इस गिरोह के लोगों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार लुटेरे राहगीरों से कैश, जेवर और मोबाइल लूटते थे। वारसलीगंज और शाहपुर इलाके में लोग लूटपाट करते थे। इनके पास से पुलिस ने लूट का सामान और बाइक बरामद किया है। तकनीकी अनुसंधान एवं अन्य साक्षियों के बयान के आधार पर कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है एवं कांड में लूटे गए सामान जो अपराधियों के पास से बरामद किए गए हैं और कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। शादी के बाद भी पाकिस्तानी दुल्हन भारत में क्यों जमी है? ये सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के कान खड़े कर रहा है। ये बात सिर्फ रांची की नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसे लेकर के जोरदार आवाज भी उठ रही है। आखिर क्यों खतरे की घंटी है पाकिस्तानी दुल्हन? जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश जारी हैं। पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जा रहा है। रांची में डोरंडा के मणि टोला में ऐसा मामला सामने आया है, जहां इमरान की 3 बेटियों की शादी पाकिस्तान में हुई है। मन किया तो टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूम आती हैं। शादी के 12 साल हो चुके हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता नहीं है। मामले का खुलासा होने के बाद बीजेपी हमलावर है। पाकिस्तानी दुल्हन मिलने की जांच कराने पर संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही नागरिकता समाप्त कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग भी की। सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम चाहेंगे कि राज्य सरकार को इस पर जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार के लोग स्लीपर सेल का लोग काम करते हैं।
केंद्र सरकार को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि यदि किसी बेटी का शादी कोई दुश्मन देश के यहाँ करता है तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। पूरे मामले पर कद्रू के मुफ्ती ने इसे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है, तो कांग्रेस महासचिव ने भी केंद्र सरकार से कड़े फैसले लेते हुए ऐसे लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर जोर दिया। खतरा तो है, बिल्कुल खतरा है। जो कदम उठाई है हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम है और वापस कर रही है, लिहाजा इनको जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए। तो हमें लगता है कि भारत की सरकार इस पर भी गहन चिंतन करे, इस पर भी एक कोई ठोस निर्णय ले ताकि वो बेटियां अपने पति के पास जाके रह सके। पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें राजनीति को भूलकर सभी पक्ष एक सुर में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जरूरत है केंद्र और राज्य सरकार के ज्वाइंट एक्शन की, ताकि ऐसे पाकिस्तानी दुल्हनों को जल्द ही उनके शौहर के पास पाकिस्तान भेज दिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मोतिहारी पुलिस को सूखे नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस से पुलिस ने 1 क्विंटल 67 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछताछ के बाद एक कबाड़ की दुकान से भी गांजा मिला है। इस मामले में पुलिस ने 2 कबाड़ दुकानदार और एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांजा की जब्ती की गई है। 2 जगहों से गांजे की बरामदगी की गई है। सरकारी एम्बुलेंस से ये गांजा मिला है। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई और एक कबाड़ी दुकान भी दूसरा था, वहां भी गांजा मिला। विशेष टीम द्वारा उक्त एम्बुलेंस को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में 7 पैकेट्स में करीब 78 केजी गांजा बरामद किया गया और एम्बुलेंस चालक आशुतोष कुमार, पिता अरविंद कुमार ठाकुर, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया। अवैध कोयला तस्करों की वजह से रांची धनबाद डीसी रेल लाइन पर खतरा मंडरा रहा है। रेल लाइन के पास अवैध कोयला खनन जारी है। अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाई जाती तो बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। धनबाद रांची चंद्रपुरा रेल लाइन यानी डीसी रेल लाइन पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। डीसी रेल खंड पर लोयाबाद थाने के पास जोगता में कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। कोयला तस्कर अवैध कोयला कटाई कर जमीन खोखली कर रहे हैं। डीजीएमएस की रिपोर्ट के बाद करीब 2.5 साल तक इस रूट से ट्रेन का परिचालन बंद रहा था। हालात सुधरने पर ट्रेन सेवा शुरू हुई थी, लेकिन अब अवैध तस्करी से हालात फिर भयावह होते दिख रहे हैं। तो रेलवे विभाग को इस पर पूरी गहराई से अभी से नजर रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि ये जो अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है उसका शिकार रेल लाइन हो जाए और अप्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग हो जाएं। सीआईएसएफ को भी है सो लिखित में हम दिए थे, तो बोलता है कि हमको ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम कार्रवाई करें। सीआईएसएफ किस लिए है ये बताइए? कितना होगा, लगता है 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे सीआईएसएफ आखिर क्या कर रही है? उन लोग किस तरह अपना है सो ड्यूटी निभा रहा है। रेलवे सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य ने अवैध कोयला कटाई से खोखली हो रही जमीन पर चिंता जताई और डीआरएम से मिलकर जल्द रोक लगाने के लिए एक्शन शुरू करने पर जोर दिया। इधर डीजीएमएस महानिदेशक ने मामले की जांच का भरोसा दिया। रांची और धनबाद का लाइफलाइन ट्रेन है। यदि इस लाइन के जोगता ऐसा जगह में यदि इस तरह का कोई लोग कर रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है और सरकार को, भारत सरकार को और झारखंड सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। कल में लाए हैं, हम उनको दिखाएंगे और आप पेपर में छाप दीजिए ना। वो लोग तो ऑटोमेटिकली जान शटगन में लेके हम लोग कार्रवाई करेंगे। रेलवे, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल सभी को संयुक्त प्रयास करना होगा और अगर
हर कोई अपना पलड़ा झाड़ते हैं तो एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी रविवार को धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे। पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दूध अभिषेक कराया। इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में स्वागत भी किया गया। गंगा सभा की विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने ये लिखा कि हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद की अनुभूति हुई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का ये कहना है कि अनंत अंबानी बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के ध्वजावाहक भी हैं। वो अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते रहते हैं और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।